डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ बी। आपको पता है कि डाइवर्जेंस किसे कहते हैं? डेल डॉट बी को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। कर्ल ऑफ बी से मुराद क्या होता है? कर्ल ऑफ बी से मुराद, ठीक। तो हम दोनों चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर फाइंड आउट करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ बी को भी और कर्ल ऑफ बी को भी। हम ये काम जो है शुरू करते हैं, इनको फाइंड आउट करना शुरू करते हैं सिंपलेस्ट केस से। कौन सा सिंपलेस्ट केस? कि स्ट्रेट लाइन करंट का सिंपलेस्ट केस। सपोज कि ये हमारे पास एक वायर है और इसमें से करंट आउटसाइड मूव कर रहा है, डॉट है ना, तो करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है। आउट ऑफ द पेज हो करंट, तो आपने फिंगर्स थंब को आप आउट कर दें तो वो कर्ल्ड फिंगर्स वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन थंब को रखें, देन योर कर्ल्ड फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? तो अब हम जो है हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि डेल क्रॉस बी क्या है। अच्छा, डेल क्रॉस बी को हम कर्ल बोलते हैं। वो उस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, हमने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि डेल क्रॉस ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो हमेशा जीरो के बराबर होता है। ये बात हमने सेकंड चैप्टर में हमने इसको प्रूव भी किया था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। अब ये देखो ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कर्ल कर रहा है, किसी भी एक पॉइंट के इर्द गिर्द अपने आप को रोटेट करवा रहा है। अगर रोटेट करवा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? लेट्स कैलकुलेट इट। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लूप लेते हैं जिसको एम्पीरियन लूप कहते हैं। ठीक है, हम एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं इस तरह की। ये एग्जैक्टली तो नहीं है उस तरह की सर्कुलर शेप में, और मैं इसको सर्कुलर शेप में ले रहा हूँ। ठीक है, ये है एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको? एम्पीरियन लूप। जैसे गाजेस लॉ में आप एक गाजियन सरफेस लेते हो, तो यहाँ पर हम एक एम्पीयर लॉ ड्राइव करेंगे। तो एम्पीरियल लॉ में हम एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं, या आप कोई भी, आप फिलहाल इसको एम्पीरियन लूप का नाम ना दें, बाद में हम इसको एम्पीरियन लूप का नाम देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने अभी एम्पीरियल लॉ को ड्राइव करना है, इस वजह से हमने इसको एम्पीरियन लूप का नाम, बुक वालों ने नहीं दिया इसका नाम। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक क्लोज्ड इंटीग्रल निकालते हैं। ये जो हमने क्लोज्ड लूप ली है जिसके अंदर जो है करंट क्रॉस कर रहा है वायर का आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इसी लूप के अंदर से करंट गुजर रहा है। तो हम इस लूप को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हर सेगमेंट को हम बोलते हैं डी एल प्राइम, डी एल प्राइम। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और डी एल प्राइम की डायरेक्शन भी यही है। मैं ये क्लोज्ड इंटीग्रल डी डॉट डी एल इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बी और डी एल की डायरेक्शन सेम है तो मैं यूँ लिख सकता हूँ बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो, तो ये बन जाएगा बी डी एल, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये चूंकि एक स्ट्रेट वायर है, ये वायर स्ट्रेट है और आउटवर्ड है, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से, और वो वायर जो इन्फिनाइटली लॉन्ग हो, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था लास्ट वाले लेक्चर में, यानी एग्जांपल 5.5 की थी। तो उसके मुताबिक ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से ये होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वायर है वो क्या है? म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस, यानी बी की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेट करंट है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैं इस गार्जियन सरफेस का रेडियस एस लूँ तो ये इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये गोया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। और ये हाँ, तमाम पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू यही होगी इस एम्पीरियन लूप पर। क्यों? क्योंकि तमाम पॉइंट्स का फासला सेम होगा। तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस, यहाँ पे हम पुट कर दें म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस इंटू डी एल, और इसमें से जो कांस्टेंट है वो करंट है, एस कांस्टेंट 2 पाई म्यू नॉट, इन सब को बाहर निकाल, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल डी एल। और ये जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है ये दरअसल एम्पीरियन लूप की लेंथ है। एम्पीरियन लूप क्लोज्ड है। अब ये क्लोज्ड एम्पीरियन लूप की लेंथ क्या होगी? और हैवी सर्कुलर शेप में हमने इसको लिया है, लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए? टोटल लेंथ, 2 पाई आर, और इस केस में आर किसके बराबर है? एस के बराबर। तो 2 पाई एस के बराबर होगी लेंथ, 2 पाई
2 पाई s के, 2 पाई s से 2 पाई s कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट म्यू नॉट आई। ये b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसे हम बोलते हैं एम्पियर लॉ। ये एम्पियर लॉ हमने ड्राइव किया एक स्ट्रेट करंट से, स्ट्रेट वायर की करंट से। नोटिस दैट आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस। यहाँ पर ये देखें कि ये जो आंसर है ये एस पर डिपेंड नहीं करता। दैट्स बिकॉज बी डिक्रीजेस एज द सेम रेट एज द सर्कमफेरेंस इंक्रीजेस। क्योंकि जैसे आप दूर जाओगे तो एम्पीरियन लूप का सर्कमफेरेंस बढ़ता जाएगा और बी डिक्रीज होता जाएगा, तो बी डॉट डी एल कॉन्स्टेंट रहेगा। क्योंकि एक चीज़ डिक्रीज होगी तो सर्कमफेरेंस इंक्रीज होगा, और नज़दीक आओगे तो बी इंक्रीज होगा और सर्कमफेरेंस डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल आंसर जो है वो एस पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी एम्पीरियन लूप के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। In fact, it does not have to be a circle. Any old loop that encloses the wire would give the same answer. ये लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ सर्कुलर शेप पर अप्लाई हो, किसी भी शेप पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। But if we use the cylindrical coordinates s by z, हम इसको दूसरे तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल, अब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये जो डायरेक्शन है ये फाई डायरेक्शन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल फाई चेंज हो रहा है हर में, तो ये फाई डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड को ड्यू टू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड को हम यूं लिख सकते हैं ये फाई डायरेक्शन है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो डी एल है उसको हम यूं लिख सकते हैं डी एस एस कैप प्लस एस डी फाई फाई कैप प्लस डी जी जी कैप। इफ यू वांट टू कैलकुलेट बी डॉट डी एल, तो इसमें बी डॉट डी एल, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एस कैप वाली और जी कैप वाली टर्म जीरो हो जाएंगी, और हमारे पास बाकी आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस इनटू एस डी फाई, और फाई कैप डॉट फाई कैप वो 1 के बराबर, फाई कैप डॉट फाई कैप 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यानी एस से एस कैंसिल हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर ओनली दिखाई रह जाएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के केस में ये 0 to 2 पाई तक वैल्यू चेंज होती है, तो इस तरह से यहाँ से आंसर 2 पाई आएगा। ये जो 2 पाई आंसर आएगा, इस 2 पाई से इस वाला 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास म्यू नॉट आई बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने एम्पियर लॉ को दूसरे मेथड से भी ड्राइव किया है। तो अब थोड़ा सा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करेंगे। अब आई इनक्लोज्ड यानी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, इसके बराबर। ठीक है, आई इनक्लोज से क्या मुराद? आई इनक्लोज से मुराद है वो वाले करंट्स जो कि एम्पीरियन लूप के अंदर से गुजर रहे हैं। अब ये आई वन करंट है, जैसा कि ये वाली लाइन है, ये अब एम्पीरियन लूप के अंदर से गुजर रही है, ये वाली लाइन एम्पीरियन लूप के अंदर से गुजर रही है, ये वाली लाइन एम्पीरियन लूप के अंदर से गुजर रही है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आई वन है, आई फोर हैं और आई थ्री है, ये सारे के सारे इनक्लोज्ड करंट्स, और ये कंट्रीब्यूट करेंगे इस एम्पीरियन लॉ में, यानी यहाँ पर म्यू नॉट आई में ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आई फाइव है, आई फाइव, ये वाला आई टू, ये आई फाइव और आई टू, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये आउटसाइड एम्पीरियन। तो आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि व्हाट वी मीन बाय द इनक्लोज्ड करंट्स। और बी डॉट डी एल को आपने कैसे निकालना है? ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल के लिए आपको एक लाइन, क्लोज्ड लाइन चाहिए। दूसरा, वहाँ पर उस क्लोज्ड लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यानी उसका एंगल भी पता होना चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए। तब आप हर पॉइंट पर बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालोगे उस लूप पर, और फिर जाकर आप क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हैं। इस तरह से राइट और लेफ्ट साइड हम सॉल्व कर सकते हैं। और आई इनक्लोज्ड को हम यूँ लिख सकते हैं इंटीग्रल जे डॉट डी ए। कैसे? जे जो है हमें पता है कि डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से डी आई बराबर होगा जे डॉट डी ए के, जे डॉट डी ए। सही है, तो जे डॉट डी ए दोनों तरफ से इंटीग्रल ले लोगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको जो है यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो लेफ्ट साइड है ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल का वो सरफेस इंटीग्रल से में हम कैसे बदल सकते हैं? बाई अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम। तो इस पर हमने जो लेफ्ट साइड है उस पर हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया, तो ये भी अब सरफेस इंटीग्रल है और ये भी सरफेस इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये है कर्ल ऑफ बी की वैल्यू जिसको हमने एट द स्टार्ट कहा था। तो ये इसे हम एम्पियर लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। 5.8 Find the magnetic field of an infinite uniform surface current A is equal to kx cap flowing over the xy plane। ये हमारे पास जो है एक प्लेन है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। ये एक इनफिनाइट सरफेस करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि k इज इक्वल टू के एक्स कैप।
एक्स की डायरेक्शन में करंट डेंसिटी इस सरफेस के अंदर मौजूद है, एक्स वाई प्लेन में ये करंट फ्लो कर रहा है। हमने एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है और मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफिनाइट सरफेस करंट। इस सरफेस करंट से की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो बेस्ट लॉ है दैट इज द एम्पियर्स लॉ। we will use this Ampere law, closed surface integral of B dot dl is equal to mu naught I enclosed। अब इसके लिए हमें एक एम्पीरियन लूप ड्रा करनी पड़ेगी। अब ये देखें ना, ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, ये हम कौन सा इंटीग्रल आप कौन सी ले रहे हैं, हम यहाँ पर क्लोज्ड लाइन में ले रहे हैं। क्लोज्ड लाइन को हम लूप भी बोलते हैं, लूप बोलेंगे। जिस तरह से गाउसियन लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो वो सरफेस इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं, और सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम किसी क्लोज्ड सरफेस पर उसको एवेल्युएट करते हैं इंटीग्रल को। तो इसी तरह से लाइन इंटीग्रल को, ये चूंकि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है तो क्लोज्ड लाइन पर या क्लोज्ड लूप पर हम लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई करेंगे, और उस क्लोज्ड लूप के अंदर से जितने भी करंट्स गुजरेंगे उसको हम इनक्लोज्ड करंट्स बोलेंगे। उस लूप के अंदर जितना करंट गुजरेगा तो उसको हम इनक्लोज्ड करंट बोलेंगे, जो उस लूप के बाहर जो करंट होगा उसको हम इनक्लोज्ड करंट नहीं बोलेंगे। तो हम एक एम्पीरियन लूप ड्रा करते हैं इस तरह की, ये देखें। वैसे तो ये सरफेस करंट की पूरी शीट में है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हम एक एम्पीरियन लूप ड्रा करते हैं इस तरह की, ठीक है। एम्पीरियन लूप का हाफ पार्ट प्लेन के ऊपर है और लोअर हाफ इस प्लेन के नीचे है। एम्पीरियन लूप की जो लेंथ है इसको हमने एल कहा है। इसमें से जो फ्लो सरफेस करंट डेंसिटी है वो के है। तो बी आर, ये हमारे पास जो है बायोट-सेवर्ट लॉ है, बी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटीग्रल की आर प्राइम क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर बी ए प्राइम। दिस इक्वेशन डिनोट्स दैट बी इज परपेंडिकुलर टू द के। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि के परपेंडिकुलर होता है हमेशा बी। Using the right hand rule, the direction of magnetic field above the xy plane is along negative y direction and points to the positive y direction below the xy plane. Note that any vertical contribution from a filament at minus y cancels the corresponding filament at plus y position. ये वो बुक के वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। Line integrals along z direction become 0। अब यहाँ पर ये देखो कि z डायरेक्शन कौन सी है, ये z डायरेक्शन। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आप पहले जो है वो एक सिंगल करंट की लाइन को देखें कि फर्स्ट क्या एक सिंगल करंट की वायर है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और करंट फ्लो कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा उस वायर के इर्द गिर्द। जैसे आप एक्सटेंडेड थंब को अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखें तो सर्कुलर शेप में उसके इर्द गिर्द फील्ड होगा। ये तो होगा एक वायर की वजह से। अगर हम इस पूरी की पूरे इस सरफेस करंट को बहुत सारी स्मॉल वायर्स में डिवाइड करते हैं, बहुत सारी स्मॉल वायर्स में डिवाइड करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये बहुत सारी स्मॉल वायर्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो फिर इसी सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द एक्स प्लेन इज अलोंग वाई डायरेक्शन एंड पॉइंट्स टू द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बिलो द एक्स वाई प्लेन। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अबव द एक्स वाई प्लेन होगी वो इस डायरेक्शन में, और बिलो द एक्स वाई प्लेन होगी वो अलोंग वाई डायरेक्शन में होगी, अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मैं इसके लिए जो है इस तरह की एक शेप बनाई है, इस तरह की इस शेप से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ सरफेस करंट को। ये सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर हैज अ सर्कुलर शेप, कि अगर आप एक वायर, आपने सरफेस करंट को बहुत सारी वायर्स में डिवाइड किया, अगर आप एक वायर लेते हो, इस एक वायर की वजह से जो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। ये एक डॉटेड निशान किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि करंट जो है वो आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। जो आउटवर्ड करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और सरफेस करंट है तो इस वजह से और भी बहुत सारी वायर्स हैं। तो मैं जो है इसके लिए मुख्तलिफ सरफेस करंट्स ले लेता हूँ और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स को ड्रा करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक वायर ये वाली ले लेता हूँ, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। आप राइट हैंड रूल से देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सटेंडेड थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में रखें, जो कर्ल्ड फिंगर होंगी वो इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो इसी तरह से आप इस ब्लैक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस सिमत में होगी। अब इनके हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि ये वाला जो है, ये जो ग्रीन एरो है, ये एक्स कंपोनेंट की ज़ाहिर कर रही है। ये इस येलो का एक्स कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा और इस ब्लैक का भी एक्स कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा, जबकि जो वाई कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस ब्लैक का वाई कंपोनेंट अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और इस येलो का जो वाई कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो वाई कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर वायर के लिए, क्योंकि ये एक इनफिनाइट सरफेस है, सरफेस शीट है जिसमें से एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो
और हमने पूरी सरफेस को छोटी छोटी वायर्स में डिवाइड किया है, तो हर वायर के लिए एक ऐसी वायर भी मौजूद है जिसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। तो इस तरह से तमाम के तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बाकी रह जाता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये बाकी रह जाएगा। तो तब इस पूरी शीट की वजह से अबव द प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। और जो बिलो द मैग्नेटिक फील्ड है, बिलो द सरफेस है, वो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी जी डायरेक्शन में जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? तो इस वजह से मैं कहता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अबव द करंट प्लेन इज अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में होगा, एंड बिलो द करंट प्लेन इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और इस करंट प्लेन से जो नीचे है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो ये वाली होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन इस प्लेन से ऊपर होगा। ठीक है, तो अब हम एम्पियर लॉ को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ड्रा एन एम्पिरियन लूप पैरेलल टू द वाई जी प्लेन। इस वाई जी प्लेन, ये हमारे पास एक वाई जी प्लेन है, वाई जी प्लेन के पैरेलल हमने एक एम्पिरियन लूप ड्रा की है। एम्पियर लॉ हमारे पास ये है, K is the surface current density and is defined as K is equal to I over DL perpendicular, I over DL perpendicular, ये surface current density की डेफिनेशन है। अगर करंट के हमने इधर मैग्नेटिक एक करंट की स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की अगर विड्थ DL है, एक स्मॉल स्ट्रिप या एक स्मॉल वायर जो हमने ली है उसकी विड्थ परपेंडिकुलर विड्थ DL परपेंडिकुलर है, तो हम करंट डेंसिटी को यूं लिख सकते हैं K is equal to I over DL perpendicular. In this case DL perpendicular is equal to L, और I enclosed कितना होगा कि हम, यानी अगर ये टोटल करंट इनक्लोज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो करंट डेंसिटी है उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एम्पिरियन लूप की जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हम करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप करंट डेंसिटी से आई फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इस लेंथ को के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर एम्पिरियन लूप की लेंथ DL की बजाय L है तो आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए L से K को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आई इनक्लोज्ड की वैल्यू KL है। तो ये हमने राइट हैंड साइड का आई इनक्लोज्ड फाइंड आउट कर लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ V डॉट DL इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। प्लेन से ऊपर देखें, इस प्लेन से अबव बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन से अबव क्या है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। और एम्पिरियन लूप भी अगर हम एम्पिरियन लूप में इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें तो यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये माइनस DL वाई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो इस एम्पिरियन लूप के इस पार्ट के लिए जो इंटीग्रल है हम यूं लिख सकते हैं, इंटीग्रल माइनस बी वाई डॉट विद बी वाई कैप डॉट माइनस DL वाई कैप। अब हम इस पार्ट के लिए इसको एवेल्युएट करेंगे। इस पार्ट के लिए जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जीरो है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल पार्ट है इंटीग्रल का, एम्पिरियन लूप के इस वर्टिकल पाथ के लिए ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। जबकि फिर जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और लेंथ भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इस वजह से बी वाई कैप डॉट DL वाई कैप हम लिखते हैं, प्लस इंटीग्रल अब अगेन फिर जो इस वर्टिकल पाथ के लिए, तो इस वजह से ये वाला इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ दो इंटीग्रल बाकी रह जाएंगे, ये वाला और दूसरा ये वाला। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई कैप डॉट वाई कैप 1 होगा, तो बी इंटीग्रल DL प्लस बी इंटीग्रल DL। बी को कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रल DL जो है वो L के बराबर आएगा। तो क्योंकि ये दोनों इंटीग्रल जो है वो सेम है, जब ये DL प्लस L 2L बनेगा तो इस तरह से हमारे पास 2BL आ जाएगा जब हम B को कॉमन निकालेंगे तब। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड 2BL के बराबर है और राइट हैंड साइड इस एम्पियर लॉ की में आई इनक्लोज्ड की वैल्यू KL है, तो राइट हैंड साइड बनेगी म्यू नॉट KL। तो म्यू नॉट KL जो है वो 2BL के बराबर होगा। तो इस तरह से 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड म्यू नॉट KL, L से L कैंसिल हो जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट K/2। अबव द XY प्लेन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इस वजह से माइनस वाई कैप लिखा है। बिलो द XY प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसलिए हमने इसको लिखा है। 5.9 जो कि एक सिंपल है। Find the magnetic field of a very long solenoid consisting of n closely bound turns per unit length on the cylinder of radius r carrying a steady current I
तो इस तरह की एक सोलिनॉइड है जिसमें से स्ट्रिंग की रफ टर्न्स पर लेंथ इस क्या फाइंड करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की वजह से फाइंड आउट करना है, सोलिनॉइड के अंदर भी और सोलिनॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये सोलिनॉइड्स की जो ये टर्न्स हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है, यानी बाहर से देखने से ऐसे लगता है कि जैसे एक सरफेस है, यानी लेकिन ये इंसुलेटेड वायर्स हैं जो ऐसे मौजूद हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी सोलिनॉइड, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का फाइव कंपोनेंट सोलिनॉइड की वजह से देखना चाह रहे हैं। फाइव कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट होगा कि इस सोलिनॉइड के एक्सिस यानी एस डिस्टेंस पर जो पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, पहले हम ये देखना चाहते हैं। B5 would be constant around the Amperian loop, concentric with the solenoid. Integral B dot dl B5 into 2 pi s is equal to mu naught I enclosed is equal to 0। क्योंकि ये फाई डायरेक्शन में किसी किस्म का करंट इनक्लोज्ड नहीं है, कोई ऐसा करंट जो कि ऐसे इसको क्रॉस कर रहा हो एम्पीरियन लूप को, वो इस तरह का कोई करंट नहीं है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि कोई क्रॉस होने वाला करंट नहीं है, तो इनक्लोज्ड करंट इसमें नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर तो करंट ऐसे है, जो सोलिनॉइड की जो टर्न्स है बिल्कुल क्लोज हैं, तो वो करंट ऑलमोस्ट ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूमता है, वो इस एम्पीरियन लूप को ऐसे क्रॉस नहीं करता। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि क्रॉसिंग करंट जो है वो इस एम्पीरियन लूप में चूंकि नहीं है, तो जो क्रॉसिंग करंट होता है वही इनक्लोज्ड करंट होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो इनक्लोज्ड करंट है वो जीरो है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो फाई डायरेक्शन में है वो जीरो है। जब आई इनक्लोज जीरो होगा तो B5 भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसको B5 क्यों लिया है? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो DL, अब DL जो है ये इस एम्पीरियन लूप का हिस्सा है। अब ये एम्पीरियन लूप फाई की डायरेक्शन में है, तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा B5 DL। तो फाई की डायरेक्शन में यानी इस जो सोलिनॉइड के इर्द गिर्द सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आउटसाइड द सोलिनॉइड कंसीडर द एम्पीरियन लूप 1। हम पहले जो है इस लूप को एम्पीरियन लूप को कंसीडर करते हैं और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमने एक एम्पीरियन लूप ली है। इट सर्टेनली अप्रोचेस टू जीरो एज यू गो फार अवे। इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू, इसको हम यूं लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी दो पोजीशंस हैं। एक पोजीशन ये है कि ए पोजीशन एक्सिस से ये जो एम्पीरियन लूप है इसकी जो इनर साइड है, इसकी जो लेंथ की जो पोजीशन है वो ए पोजीशन है, और जो आउटर साइड है उसकी लेंथ की पोजीशन बी पोजीशन है। और हमें ये भी पता है कि इस सोलिनॉइड से बहुत दूर जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। ये हमें दोनों चीज़ों का पता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे इस एम्पीरियन लूप के लिए, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BB है, और यहाँ पर यानी इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BA है। जब हम इस क्लोज्ड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो इनर लेंथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो नेगेटिव साइन जनरेट होगा। तो नेगेटिव जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। लिमिट कौन सी होगी? वही लेंथ वाली, यानी यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी BA माइनस BB इंटू L इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है वो म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, और यहाँ पर जो है जो एम्पीरियन लूप है यहाँ पर इनक्लोज्ड करंट चूंकि मौजूद नहीं है, इस वजह से ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। राइट हैंड साइड जीरो होने की वजह से ये पूरे का पूरा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। तो BA माइनस BB इज इक्वल टू जीरो, यानी A पोजीशन पर भी मैग्नेटिक फील्ड माइनस B पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि BA इज इक्वल टू BB, यानी किसी भी दो पोजीशंस पर, चाहे B जो है दूर हो और A क्लोज हो, तो हमें पता है कि दूर वाली पोजीशन पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि किसी भी सोलिनॉइड से जब दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो A वाली पोजीशन पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यानी क्लोज साइड पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और आउटसाइड वाली पे अगर जीरो है तो जो क्लोज है सोलिनॉइड के नजदीक जो पॉइंट्स हैं वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन में से जीरो के बराबर आना चाहिए। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड BB पोजीशन पर जीरो है। क्यों जीरो है? कि ये दूर वाली पोजीशन, और दूर वाली पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो को अप्रोच करता है, और वहां पर अगर जीरो है, और तो हमने अभी ये इस चीज़ को साबित किया कि A पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है B पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड। अगर दूर वाली पोजीशन पर जीरो है तो नजदीक वाली पोजीशन पर भी इस इक्वेशन के मुताबिक जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बात साबित होती है कि सोलिनॉइड के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो रहता है। सोलिनॉइड के
आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है। अब हम इनसाइड दी सोलेनोइड की बात करते हैं। इनसाइड दी सोलेनोइड कंसीडर द एम्पीरियन लूप 2। अब हम एक और एम्पीरियन लूप ड्रा करते हैं, इस तरह की एम्पीरियन लूप, इस तरह की एम्पीरियन लूप इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लोज्ड इन लाइन इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू नॉट आई क्लोज्ड। तो चूंकि इनसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है, तो इस वजह से b डॉट dl यानी लेंथ की डायरेक्शन, ये लेंथ है एम्पीरियन लूप की, जो इनसाइड वाली है, अंदर वाली जो लेंथ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो दोनों का एंगल जो है वो 0 है दोनों के दरमियान में। तो इस वजह से b को हम बाहर निकाल लेते हैं, b इंटू इंटीग्रल dl इज इक्वल टू नॉट आई क्लोज्ड, और इंटीग्रल dl जो है वो इस सोलेनोइड की लेंथ के बराबर है और इस सोलेनोइड सॉरी इस एम्पीरियन लूप की लेंथ के बराबर है। बाकी जो साइड्स हैं उनकी वजह से जो इंटीग्रल का जो पार्ट है वो 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का मौजूद है नहीं और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो इस वजह से ये वाला भी इंटीग्रल का पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला भी इंटीग्रल का पार्ट 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एम्पीरियन लूप के इस जो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो इनसाइड दी सोलेनोइड है, इसकी वजह से जो इंटीग्रल है वो हमारे पास आ जाता है dl के बराबर इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई इनक्लोज्ड को हम यूं लिख सकते हैं, n से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर सोलेनोइड की टोटल टर्न्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हमें सोलेनोइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोलेनोइड की या उस एम्पीरियन लूप की जो लेंथ है, एम्पीरियन लूप की लेंथ चूंकि l है, हमने इनक्लोज्ड करंट फाइंड आउट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारे पास जो नोन चीज़ है वो n है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम हर टर्न में से गुजरने वाले करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनक्लोज्ड करंट आ जाएगा। तो इस तरह से इनक्लोज्ड करंट जो है वो NLI के बराबर होगा। तो इधर से L से L कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI के बराबर होगा। V इज इक्वल टू म्यू नॉट NIZ कैप, ये आप वेक्टर फॉर्म में कि जो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी Z डायरेक्शन में है। इसका तरीकाकार क्या है, राइट हैंड रूल है इसका भी, कि ये नंबर ऑफ टर्न्स में से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें टर्न्स के अलाउंग, लेकिन करंट की डायरेक्शन में, तो जो एक्सटेंडेड थंब होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, और फिंगर्स कर्ल करें आप इस करंट की डायरेक्शन में, तो एक्सटेंडेड थंब की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस सेकंड इसमें क्या किया, हमने पहले तो ये चीज़ साबित की एम्पियर लॉ से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाई के अलांग, फाई डायरेक्शन के अलांग 0 है। फिर दूसरी चीज़ ये हमने साबित की कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड दी सोलेनोइड 0 है। फिर तीसरी चीज़ हमने ये साबित की कि जो मैग्नेटिक फील्ड अलांग दी एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है वो 0 नहीं है, उसकी वैल्यू है म्यू नॉट NI।